नमस्कार दोस्तों, मैं डीके तिवारी आपका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल जियो पल्स एनालिसिस पे। जो जीता वही सिकंदर आज का अपना ये टॉपिक है। क्या ये सही है? क्या ये नैरेटिव सही है, या अब तक जो हम लोगों को बताया गया एक तरह से बहुत बड़ा धोखा है? पूरी बात सिकंदर और पुरु, जिनको कि आप जानते हो, सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था। पोरस पुरु, जिनका कि पूरा नाम क्या था? पुरुषोत्तम। उनके साथ लड़ाई हुई थी, उसमें सिकंदर को बताया गया था कि जीत हुई। इसका हम डिस्कशन दो चरणों में करेंगे। सबसे पहला चरण, जो आज इतिहासकारों के आईने से। अगले एपिसोड में हम इस बात का डिस्कस करेंगे कि क्या ये लॉजिकली जो बताई गई है बातें वो सही है कि गलत है। तो आज का हम बात करने जा रहे हैं जो जीता वही सिकंदर। एक तरह से क्या ये सही है? और सिकंदर को एक तरह से ये भी कहा गया था कि जब सिकंदर जीत गया पुरु से, तो उसने पुरु से पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। और पुरु ने कहा वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और सिकंदर इससे इतना खुश हुआ कि उसने छोड़ दिया। वह सिकंदर जिसने अपने चचेरे भाई को भी जिंदा नहीं छोड़ा राजपाट के लिए, और पुरु का राज्य मिलने के बाद पुरु को छोड़ दिया। समझ से तो परे है। चलिए, उसे छोड़ दीजिए। जो जीता वही सिकंदर। क्या सिकंदर पुरु से जीता? अभी हम केवल इतिहासकारों की बात करेंगे। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे एक लॉजिक, कि किस तरह से लॉजिक हमारे बताते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है कि सिकंदर जीत गया हो। और हमारे इतिहासकार, इनका तो कहना ही क्या भाई, हमारे जितने भी गौरवान्वित क्षण हैं उनको हटाकर ये बाकी सबको महान बनाते बताते रहे। कोई दिक्कत नहीं, आप महान बताइए जो महान थे, लेकिन यार हमें तो बाईपास ना करो। आते हैं हम इस पर। जब सिकंदर कैसे जीता था, सिकंदर का एम क्या था? देखिए, अगर सिकंदर जब उसने सिंधु नदी को पार किया, क्यों पार किया? क्योंकि उसको पता था कि झेलम पार करने के बाद सबसे समृद्ध अगर कोई राज्य है तो वो कौन सा है? मगध। उसे मगध तक जाना था। अगर वो पोरस को जीत गया तो फिर उसको वापस लौटने की क्या जरूरत थी भाई? आगे मगध पर क्यों नहीं गया? यानी कि पोरस के पास, जैसा कि बताया जा रहा है, कुछ लोग बताते हैं 20,000, कुछ लोग बताते हैं 30,000 सैनिक थे। जब उसे समझ में आया कि यार इन 20,000 30,000 सैनिकों से लड़ने के बाद मेरी ये हालत हुई है, तो धनानंद के पास तो 3.5 लाख सैनिक हैं, वहां पर मेरी क्या हालत होगी। दूसरी तरफ जो मौसम था, अगर देखा जाए इस तरह से, झेलम के पास का, वहां पे फिर भी ठंडक थी। इधर बिहार की तरफ, पाटलिपुत्र की तरफ जब आओगे तो यहाँ गर्मी भी थी। इस गर्मी में सिकंदर के सैनिक लड़ पाएंगे कि नहीं? हमारे इतिहासकार ये बताते हैं। इसलिए उसने सोचा कि चलो, जबकि ऐसा नहीं था, सिकंदर हार गया था। अब आप सिंपल बताइए, जब सिकंदर पुरु से जीत गया था तो धनानंद की तरफ क्यों नहीं गया? चलिए मान लिया जीत गया था, पॉसिबल तो नहीं है, जीत गया था। लेकिन जब वो वापस हुआ तो उसने दूसरा रास्ता लिया। अब एक राजा दूसरे राजा से लड़ने के बाद वापसी में दूसरा रास्ता दो ही कंडीशन में लेता है, काफी सिंपल है। सबसे पहला कंडीशन कि युद्ध में हार के डर से वो भाग गया हो अपने बची खुची सेना को लेकर, या फिर पूरी तरह से हार गया हो अपने आप को हारता देख के। और तो कोई भी ऐसा रीजन नहीं है। और सिकंदर के महान करने की बात की जाए कि काफी महान राजा था, तो ये सिकंदर वही था जब सिंधु नदी को पार करने के बाद हमारे इतिहासकारों के अनुसार एक घुमावदार रास्ता लिया, उस पर कबीलों ने अटैक किया। सिकंदर बच के पहाड़ी पर गया, फिर सिकंदर ने वापस उन पर अटैक किया और कई लोगों को बंदी बना लिया। फिर उनसे यह कहा कि आपको भारतीय राजा से लड़ने के लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। उन लोगों ने पहले हाँ कहा, बाद में उनको लगा कि नहीं यार ठीक नहीं है। जैसा कि हमारे इतिहासकार बताते हैं कि हमारे राजा आपस में लड़ते रहते थे। बिल्कुल सही बात है, लड़ते थे। लेकिन ये बात भी सही है कि उनके अंदर देश प्रेम की भावना थी। अगर देश प्रेम की भावना नहीं होती तो क्यों आम्भी ने ही केवल सिकंदर का साथ दिया, पुरु ने नहीं दिया? सिकंदर को हर जगह झड़प का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं ये वजह थी। इन लोगों में से कुछ लोगों ने कहा नहीं यार, हम अपने कबीले लौटने चाहते हैं और हम अपने ही देश के राजाओं के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। सिकंदर ने उनको कहा जाइए, सिकंदर ने कहा जाइए। और फिर आपको भी पता है, आप देखिएगा इतिहास में लिखा गया, बाद में कई लोगों ने लिखा है कि उन्हें घेर कर सिकंदर ने मार दिया। हमारे इतिहासकार इतने बड़े, अब
गालियां देना ठीक नहीं है, आप समझ सकते हैं। उन्होंने ये लिखा कि ये जो कबीले वाले थे, ये सिकंदर के सेना के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे और षड्यंत्र करने की वजह से सिकंदर की सेना ने उनको मार दिया। आप सोचिए, ये वही सिकंदर है जो मत्स्यराज के परिवार को पूरे धोखे से परिवार और पत्नी समेत मार दिया। उस सिकंदर ने पुरु को छोड़ दिया, अपने परिवार में धोखा किया सिकंदर ने, वहां किसी को नहीं छोड़ा, यहाँ आदिवासियों को नहीं छोड़ा, यहाँ मत्स्यराज को नहीं छोड़ा, इवन ये भी कहा जाता है कि आंबी को भी जिसने सहायता दिया उसको मार दिया। तो पुरु जैसे बलशाली राजा को उसने छोड़ दिया, जो कि उसके लिए सबसे बड़े खतरा थे। अब अगर हम बात करें, यूनानी इतिहासकार लिखते हैं, दुनिया के सारे इतिहासकार अपने देश के गौरव क्षण को लिखते हैं, एक्सेप्ट इंडिया। एक्सेप्ट इंडिया क्यों? यहाँ के इतिहासकारों को पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। इन्हें भारत का जो भी गौरवपूर्ण इतिहास है उसको लिखने के लिए सोचते हैं क्यों लिखें यार, छोड़ो, सोचने वाली बात है। आप बताइए, यूनानी इतिहासकार उसमें से भी कुछ लोग सत्य लिखते हैं कि हाँ, उन्होंने अपने इतिहास में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि सिकंदर जीता। हाँ, मेगास्थनीस जो मतलब सिकंदर का सहयोगी भी था, उसने लिखा है कि सिकंदर ने पोरस का युद्ध जीत गया। अब सपोज कीजिए हमारा एक मित्र है, वह लिख रहा है हमारे बारे में और सच्चा मित्र है, तो कभी नहीं लिखेगा कि मैं फला जगह हार गया, फला जगह पिट गया। वो तो ये लिखेगा हमने 4 5 10 मार के आए। और हमारे इतिहासकार उसी को कोट करते हैं क्योंकि इन्हें सूट करता है। दूसरी तरफ यूनान के अलावा ईरान का, फारस का, चाइना का, चाइना से एक बात याद आ गई, जो हमारे मैक्सिमम इतिहासकार हैं वो क्या है, कम्युनिस्ट हैं। अधिकतर जगह पे वो चाइना को कोट करते हैं, लेकिन यहाँ चाइना की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ चाइना के इतिहासकारों ने अपने विवरण में एक चीज लिखी है कि सिकंदर पोरस से जीत नहीं पाया, उसको उन्होंने बाईपास कर दिया क्योंकि यहाँ पर वो चाइना की भी नहीं सुनेंगे। तो कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं ना कि हमारे इतिहासकार चाइना की बात करते हैं, चाइना के फेवर में रहते हैं। मैं आपसे साफ बताऊं, चाइना के फेवर में हो या ना हो, इंडिया के तो अगेंस्ट ही रहते हैं। अब आप बताइए, वो किसी चीज को जो इंडिया के फेवर में है लिखना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे इतिहासकारों ने ही बताया है कि जो जीता वही सिकंदर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मान के चलिए कि चीन इतिहास के विवरण को छोड़ दीजिए, जब सिकंदर की वापसी हो रही थी, जब सिकंदर की वापसी होती, यहां भी देखिए कितना बड़ा खेल हुआ है। अभी हम क्यों लॉजिक की बात कर रहे हैं, तो इतिहास का जो है चाइना का और फारस के विवरण में बताया जाता है कि एक जाट सैनिक के भाला सिकंदर को लग गया था। हालांकि मतलब आप देखिए, बेबीलोन जो कि इस समय इराक है, वहां के इतिहास में कहा गया सिकंदर को तीर लग गया था। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा भाला लगा था। अब हम तीरों भाले पर न जाएं तो कुछ ना कुछ तो लगा था सिकंदर को, और इसी के वजह से वहीं पे बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, मृत्यु जहां पे हुई थी वहां का इतिहासकार अगर इसको लिख रहा है तो ये ज्यादा ऑथेंटिकेटेड है। भाई यहाँ पे अगर हमें कुछ हो जाए और हम अगर कहीं पे जाके मर रहे हैं और वहां का डॉक्टर ये बताए कि नहीं गोली लगने से मरी है, मीन्स गोली तो हमें लगी है ना, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मेगास्थनीस ने लिखा है कि अलेक्जेंडर अपनी बीमारी की वजह से मरा, और हमारे इतिहासकार कूद के चले गए हाँ भाई सिकंदर बीमारी से मरा। क्यों? अगर ऐसा होता तो कितना बड़ा डेंट लगता कि सिकंदर विश्व विजय करने आया था और भारत के जो योद्धा थे, जो भी कभी योद्धा तो कहते ही नहीं, हालांकि हमारे कबीले वाले भी अलग योद्धा थे, सब योद्धा थे, जाट अलग योद्धा थे, उनके बाण से मतलब तीर से या फिर उनके क्या कहते हैं धनुष और बाण से जो चलाते हैं या भाला चलाते हैं, उससे जो घायल हुआ और फिर वो मरा, तो ये भी अच्छा नहीं लगता। एक यूनानी लेखक है प्लूटार्क, उन्होंने इस चीज को कहा है कि सिकंदर जब पोरस के 20,000 सैनिकों के सामने नहीं टिका तो धनानंद के सैनिकों तक जाने की तो उसने सोचा ही नहीं। अब सोचिएगा, प्लूटार्क के अकॉर्डिंग 20,000 पुरु के सैनिकों के सामने सिकंदर नहीं टिका, उन्होंने साफ साफ इस चीज को लिखा है। तो फिर आगे क्या होगा? तो आगे थोड़ा सा और जाइए, हम आते हैं, बहुत लोगों ने लिखा है अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक छवि बनाई है। अलेक्जेंडर द ग्रेट भी एक साइंटिस्ट है, उसके लेखक थे क्यूट्स कर्टिस रूस, उन्होंने सिकंदर की जीवनी भी लिखी है, लेकिन उस जीवनी में कहीं नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है कि सिकंदर ने पोरस पर विजय पाई। लड़ाई के बारे में लिखा है, विजय के बारे में नहीं लिखा। कम से कम अपने देश के लिए इतना ईमानदार थे कि अपने योद्धा को हारते हुए नहीं लिखा, लड़ाई लिख दी। ठीक है,
लेकिन अब एक और चीज है, एक ए वर्गीस बेज, इसकी अगर बात की जाए, ए वर्गीस बेज, इन्होंने भी लिखा है, एक इतिहासकार है, कि सिकंदर और पुरु की लड़ाई में सिकंदर के ऑलमोस्ट अश्व सेना, जो घोड़े की सेना होती है, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। फिर सिकंदर को भागना पड़ा। अब सोचिए, ये भी एक वजह है कि सिकंदर को जीत कैसे बता दी जा सकती है। अब बहुत सारी चीजें आती हैं। अच्छा, अब इस बहुत सारी किताबें आई सिकंदर के अनुसार। एक क्या क्या नाम था उनका, इतिहासकार थे, आप गूगल भी कर सकते हो, एरियन। उसके उनके अकॉर्डिंग भी पोरस को नहीं हरा पाए, लेकिन वेस्टर्न चूंकि गूगल पर उन्हीं का कब्जा है, तो उन्होंने इस चीज को लिखा था, सिकंदर इसलिए जीत गया क्योंकि उसके पास घोड़े थे, हाथियां नहीं थी, और तमाम तरह की चीजें। इस पर भी लॉजिकली हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आजादी के पहले तो ये सारी चीजें ठीक थी, जब तक अंग्रेज नहीं आए थे। उसके बाद से ऐसा क्या हुआ कि सिकंदर को महान बताया गया। इसके पहले आप पुराने दस्तावेजों में देखोगे, हर एक देश के, तो कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन जब क्रिश्चियन मिशनरी आई, तो उन्होंने सबसे पहले सिकंदर को महान बनाने की कोशिश की, ताकि वो ये दिखा सके कि देखियो हमारे योद्धा कितने महान थे, जीसस को मानने वाले। भाई जीसस महान थे, मोहम्मद साहब महान थे, हमारे जो इष्टदेव महान है, भगवान बुद्ध महान है, जैन महान है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनकी महानता या हमारे किसी महानता को आप बता के कि देखो हमारे योद्धा इतने महान थे जो जीसस को मानते थे, वो तुम्हारे देश में आके तुम्हारे राजा को हरा दिया, तुम भी हमारे जीसस को मानो, ये मिशनरी को सूट करती थी, ये मिशनरी को सूट करती थी। और इस तरह से कम्युनिस्ट को भी इसका सहारा मिला। मिशनरी इसको प्रचार कर रहे थे, कम्युनिस्ट ने सोचा यार बहुत अच्छी चीज मिल गई हमारे लिए भी, तो मिशनरी और कम्युनिस्ट एजुकेशन पे इनका कब्जा है। और इस तरह से उन्होंने सिकंदर को अपने इतिहास में अपने लेखनी के थ्रू विजय दिलाई, और कुछ नहीं है। अब आप बताइए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, आप आंसर भी देख सकते हो। क्या है? पाकिस्तान के इतिहास में पढ़ाया गया कि पाकिस्तान से भारत का जितना भी युद्ध होता है, आज तक पाकिस्तान जीता। लेकिन फिर भी तारीफ करूंगा वहां के इतिहासकारों की कि उन्होंने अपने देश के फेवर में तो लिखा, झूठा ही सही। देखो, अगर आप अपने देश का फेवर करते हो, झूठ ही करते हो, फिर भी हम कहते हैं कि चलो आप ठीक हो। हमारे यहां तो सच बात को भी छिपा दिया गया। इवन अलेक्जेंडर के साथ के जो थे इतिहासकार थे, उन्होंने अलेक्जेंडर की सारी कमी छिपाई, और हमारे थ्रू तो वो चीज को सामने लाएगा जो हमने कभी किया ही नहीं था। तो ये वो बात है जिस पर मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ऐसा कुछ नहीं है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ना यहां से जीत के गया, ना उसके अंदर दया भावना थी। भाई हमारे यहाँ दया, ग्रेट किसको बोलते हैं, महान किसको बोलते हैं? लोग दया से महान होते हैं, लोग शौर्य से महान होते हैं, शौर्य में छल नहीं होता। आप देखिएगा, भगवान राम को कहा जाता है भगवान राम ने शौर्य से विजय पाई, लेकिन पांडवों के लिए नहीं कहा जाता शौर्य से, क्योंकि शौर्य में छल नहीं होता। हालांकि वो भी महान थे, ठीक है, बात अलग है, उस पर कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन शौर्य में छल नहीं होता। तो शौर्य अगर आपके पास है तो आपको महान माना जाता है, आपके अंदर दयालुता है तो आपको महान माना जाता है, आपके अंदर कर्तव्य निष्ठा है तो आपको महान माना जाता है, आप न्यायप्रिय हो तो आपको महान माना जाता है। अब ये बताइए, सिकंदर में ऐसा क्या था? इसमें कुछ भी नहीं था, फिर भी महान बना दिया गया, और साथ साथ एक कहावत भी कर दी गई, जो जीता वही सिकंदर। तो ये तो हो गई इतिहासकारों की बात। सिकंदर और पुरु की लड़ाई में क्या हुआ था, और किस बेस पर इतिहासकार कहते हैं सिकंदर जीता था, और हम अपने लॉजिक सामने रखेंगे अगले वीडियो में, आप देखिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सिकंदर और पोरस की लड़ाई में क्या हुआ था और किस बेस पर हम कह सकते हैं कि इस लड़ाई के जीतने के कोई चांस ही नहीं है, और जो जो नरेटिव इतिहासकारों ने दिया लड़ाई के विषय में वो सब फेक था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।